तो बच्चों आज का लेक्चर शुरू करने वाले हैं कम्यूटेशन से। तो सबसे पहली कम्यूटेशन स्कीम हमारी आती है क्लास ए कम्यूटेशन। इसमें हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस के साथ लगा देते हैं एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर। तो रेजिस्टेंस के साथ लगा दिया एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर एंड वी क्रिएट एन अंडर डैम्प्ड सर्किट। अंडर डैम्प्ड सर्किट, तो बेटा अंडर डैम्प्ड सर्किट ना यहां पे दो तरह से बनाया जाता है। अगर लो रेजिस्टेंस है तो L और C लगता है सीरीज में, और बेटा अगर हाई रेजिस्टेंस है तो C लगता है R के पैरेलल में और L लगता है सीरीज में। C लगता है R के पैरेलल में और बच्चे L लगता है सीरीज में, तो दैट इज फॉर हाई रेजिस्टेंस। अब सर ये अंडर डैम्प्ड सर्किट से होता क्या है? बेटा अंडर डैम्प्ड सर्किट से क्या होगा, अगर हम स्टेडी स्टेट करंट की बात करें तो स्टेडी स्टेट करंट आएगा 0 क्योंकि कैपेसिटर हो जाएगा ओपन। अगर स्टेडी स्टेट करंट 0 आएगा तो अंडर डैम्प्ड सर्किट में क्या होगा, करंट विल ऑसिलेट, करंट विल ऑसिलेट अबाउट स्टेडी स्टेट वैल्यू। ठीक है, अबाउट स्टेडी स्टेट वैल्यू। बेटा अगर करंट स्टेडी स्टेट वैल्यू के अबाउट ऑसिलेट करता है और इसकी फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा डी, जो कि आप जानते हो कंट्रोल सिस्टम के हिसाब से ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। अगर ये इसकी फ्रीक्वेंसी होती है बेटा तो आधी साइकिल के बाद T1 के बाद, T1 कितना है, T1 है बेटा पाई बाय ओमेगा डी। तो आधी साइकिल के बाद करंट नेगेटिव जाने की कोशिश करता है और यहां SCR हो जाता है ऑफ, SCR टर्न्स ऑफ। ठीक है, SCR क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, SCR बंद हो जाएगा जैसे ही करंट नेगेटिव जाने की कोशिश करेगा। तो दिस इज द कंडक्शन टाइम, दिस इज द कंडक्शन टाइम ऑफ SCR। और ये स्कीम बेटा आपको देखने कहां मिलती है, ये स्कीम आपको देखने मिलती है इन केस ऑफ इन्वर्टर्स। आज ही जब मैं आपको सिंगल फेज इन्वर्टर कराऊंगा इसी लेक्चर के अंदर, तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये स्कीम इन्वर्टर्स के अंदर काम में आती है। और हम लोग देखेंगे RLC अंडर डैम्प्ड लोड के अंदर देयर इज अ लोड कम्यूटेशन और वी कैन कॉल इट एज द क्लास ए कम्यूटेशन। तो इसके अंदर सर याद क्या रख के जाना है? बेटा याद बस इतना रख के जाना है कि आधी साइकिल के लिए कंडक्शन बनता है और आपको ओमेगा एन और जीटा की तो मैं मानता हूं वैल्यूज याद होंगी मेरे भाई। ओमेगा एन होता है 1/√LC और जीटा क्या होता है बेटा, जीटा होता है R/2 √C/L। आई होप यू नो दीज वैल्यूज। तो बेटा ये वैल्यूज के हिसाब से आप ओमेगा डी निकालोगे और ओमेगा डी के हिसाब से क्या निकालोगे, टाइम ऑफ कंडक्शन। इसके अलावा आता है अगला क्लास बी कम्यूटेशन। क्लास बी कम्यूटेशन कहलाता है करंट कम्यूटेशन। क्या कहलाता है बेटा, करंट कम्यूटेशन। कैसे पहचानोगे बेटा, यहां LC सर्किट लगा होगा अलोंग विद द ऑक्सिलरी थायरिस्टर और L एंड C टुगेदर आ रहे होंगे, यानी एक साथ आ रहे होंगे बेटा। जब ये एक साथ आ जाएं तो दैट मींस इट इज अ क्लास बी कम्यूटेशन। इसकी वेवफॉर्म से देखो हमें ज्यादा मतलब नहीं है, हमें मतलब है इसके अंदर फॉर्मूला क्या यूज होता है। आपको हमेशा एक चीज बेटा याद रखनी है कि गेट के अंदर कम्यूटेशन से आज तक जितने भी सवाल आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड आए हैं। तो बहुत ज्यादा ना गहराई में उतरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कितना याद करना है जिससे कि क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाए। बेटा बस उतना याद करके जाना है, उससे एक शब्द भी आगे नहीं। तो क्या क्या याद करोगे, मेन थायरिस्टर का पीक करंट दैट इज I0, मेन थायरिस्टर का पीक करंट I0, ऑक्सिलरी का पीक करंट, ऑक्सिलरी का पीक करंट VS√C/L, VS√C/L। कंडक्शन टाइम ऑफ ऑक्सिलरी थायरिस्टर π√LC। ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड टू टर्न ऑफ, टाइम रिक्वायर्ड टू टर्न ऑफ TM is π√LC plus √LC sin इनवर्स I0/IP। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है। अब देखो इसके अंदर अगर इसकी मिनिमम वैल्यू निकालो तो I0 को बेटा 0 कर दो, मिनिमम वैल्यू हो गई π√LC। I0 को IP कर दो तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू हो गई 3π/2 √LC। क्योंकि साइन इनवर्स की मिनिमम वैल्यू बेटा 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू होगी π/2, तो उस हिसाब से ये मिनिमम और मैक्सिमम टाइम आ जाता है। और इस पे भी गेट में एक बार सवाल पूछा गया है। सवाल कैसा पूछा गया था कि मेन थायरिस्टर कितने से कितने टाइम के बीच ऑफ हो जाएगा
तो बेसिकली वो आपसे पूछ रहा था मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट। तो मिनिमम होती है पाई रूट एलसी और मैक्सिमम होती है 3 पाई बाई 2 रूट एलसी। अब इसके अलावा देखो सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या होता है यार, यहां पे ये होता है सी वी आर बाय आई नॉट इज द लोड करेंट, और बेटा वी आर ये है, वी आर आपका ये रहा, ठीक है, वी एस कॉस ऑफ साइन इनवर्स आई नॉट बाय आई सी पी। लेकिन अगर यहां मॉडिफाइड सर्किट देखें, अगर आप मॉडिफाइड सर्किट की बात करो जिसके अंदर एक एंटी पैरेलल डायोड है, मॉडिफाइड सर्किट में क्या आ गया एक एक्स्ट्रा, देयर इज एन एंटी पैरेलल डायोड, तो बेटा फिर यहां पे आपका सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या होता है, सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या होता है, पाई माइनस 2 साइन इनवर्स, ठीक है, पाई माइनस 2 साइन इनवर्स आई नॉट बाय आई सी पी इंटू रूट एल सी। तो ये होता है सर्किट टर्न ऑफ टाइम। तो बेटा दो सर्किट टर्न ऑफ टाइम है, एक बिना एंटी पैरेलल डायोड के और एक विद एंटी पैरेलल डायोड। विद एंटी पैरेलल डायोड पाई माइनस 2 थीटा टाइप से बनता है, और विदाउट एंटी पैरेलल डायोड सी वी आर बाय आई नॉट। इसके बाद चलते हैं क्लास सी कम्यूटेशन, इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन। क्या कहते हैं भाई, कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन। अब क्लास सी कम्यूटेशन के अंदर हमें क्या करना पड़ता है यार, कॉम्प्लीमेंट्री क्यों कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इसलिए कहते हैं कि जब कभी एक थायरिस्टर को ऑन करोगे ऑटोमेटिकली दूसरा थायरिस्टर रिवर्स बायस होके हो जाता है ऑफ। तो एक थायरिस्टर को ऑन करने से जब दूसरा ऑफ हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज द कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन। क्या कहलाता है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन। अब यहां पे पहले थायरिस्टर का पीक करंट क्या होता है, पहला थायरिस्टर अगर ऑन है तो बेटा एक करंट ऐसे डायरेक्टली जाएगा और एक करंट ऐसे घूम के आएगा। तो जो करंट डायरेक्टली जा रहा है दैट इज Vs बाय R1, जो घूम के आ रहा है दैट इज 2Vs बाय R2। सर ये 2Vs कैसे हो गया बेटा, ये मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 2Vs बाय R2। इसके लिए कैपेसिटर की इक्वेशन लिख के C dV बाय dt लगाया जाता है, तो वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। और ऐसे ही बच्चे जब दूसरा थायरिस्टर ऑन करोगे तो एक करंट देखो ऐसे डायरेक्टली जाएगा, इन दैट केस Vs बाय R2, और एक करंट ऐसे जाएगा, पर्पल वाली लाइन आप देखो तो वो हो जाएगा 2Vs बाय R1, ठीक है। और सर्किट टर्न ऑफ टाइम, पहले थायरिस्टर का दूसरे का R2ClN2, पहले का R1ClN2। T1 के अंदर यूज करोगे R1 और T2 के अंदर यूज करोगे बेटा R2। अब बहुत बार क्या होता है बच्चों, आपको दिया होता है डिवाइस टर्न ऑफ टाइम यानी कि TQ। ये डिवाइस टर्न ऑफ टाइम क्या होता है बच्चे, ये होता है मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन जो बताता है SCR को ऑफ होने में इतने सेकंड लगेंगे, इतने माइक्रो सेकंड या इतने नैनो सेकंड लगेंगे, उसे कहते हैं डिवाइस टर्न ऑफ टाइम। लेकिन हम उससे ज्यादा टाइम देंगे उसे ऑफ होने के लिए, ताकि हम लोग सेफ रहें, हम लोग ये मेक श्योर कर पाए कि थायरिस्टर बंद हो रहा है। क्योंकि अगर हमने उतना टाइम नहीं दिया तो हो सकता है थायरिस्टर ढंग से ऑफ ना हो पाए। इसीलिए हम कहते हैं कि सर्किट टर्न ऑफ टाइम इज बेसिकली सेफ्टी फैक्टर इनटू डिवाइस टर्न ऑफ टाइम। यूजुअली ये जो सेफ्टी फैक्टर होता है ना यार, ये यूजुअली 2 होता है, ये यूजुअली 2 होता है, यानी मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन से दुगना हम लोग टाइम देते हैं फॉर सर्किट टर्न ऑफ टाइम, सर्किट टर्न ऑफ टाइम, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या होगा बेटा कि अगर आप कैपेसिटेंस निकालो तो कैपेसिटेंस बेटा दो वैल्यूज आ सकती हैं, एक थायरिस्टर 1 के हिसाब से और एक थायरिस्टर 2 के हिसाब से। मान लो दोनों का डिवाइस टर्न ऑफ टाइम अलग अलग है तो दोनों के अनुसार कैपेसिटेंस अलग अलग आएंगी। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर कौन सी कैपेसिटेंस लें, अगर हमारे पास दो कैपेसिटेंस आ जाएं तो मैं कहूंगा बेटा दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू आप कंसीडर करेंगे। सर मैक्सिमम क्यों कंसीडर करेंगे बेटा, क्योंकि मैक्सिमम में यू आर मेकिंग श्योर कि दोनों बंद हो जाएं, क्योंकि अगर वैल्यू ज्यादा है तो ज्यादा वैल्यू पे दोनों सेटिस्फैक्टरीली ऑफ हो जाएंगे, दोनों ही थायरिस्टर ढंग से ऑफ हो जाएंगे अगर आपकी कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्यादा है। बात मेरी क्लियर हो रही है, बात मेरी सब लोगों को चमक रही है कि नहीं चमक रही है? तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि कैपेसिटेंस की आप ऐसी वैल्यू लो जो दोनों में से ज्यादा आए ताकि दोनों थायरिस्टर बंद हो जाएं। तो देखो इसमें क्वेश्चन किस किस पे आ सकता है, ये पीक करंट पे आ सकता है, सर्किट टर्न ऑफ टाइम पे आ सकता है, या सर्किट टर्न ऑफ टाइम से कैपेसिटेंस निकालने आ सकता है। तो आपको ये दोनों फॉर्मूले पता होने चाहिए, लेकिन कैपेसिटेंस के लिए जस्ट उल्टा कर दोगे, R ln2 नीचे ले जाओगे,
अब दो में से जो कैपेसिटेंस ज्यादा है वही आपका आंसर है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा लिख दिया मिनिमम, तो ये मत सोचना बेटा मिनिमम कैपेसिटेंस बतानी है, नहीं नहीं नहीं, आपको हमेशा मैक्सिमम वैल्यू लेनी है दोनों में से, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ये गारंटी कर रही है कि दोनों थायरिस्टर ठीक से बंद हो रहे हैं। वो पूछेगा फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस फॉर सेटिस्फैक्टरी कम्यूटेशन, तो धोखा मत खा जाना कि दोनों में से छोटी वैल्यू देनी है। मिनिमम फॉर सेटिस्फैक्टरी मतलब कम से कम कितनी कैपेसिटेंस लगाएं कि दोनों थायरिस्टर ढंग से बंद हो जाएं। तो आप क्या कहोगे, दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है उतना लगाना पड़ेगा, तभी दोनों थायरिस्टर ढंग से ऑफ हो पाएंगे। दोनों में से बड़ी वैल्यू पे आपको ध्यान देना है। आखिरी कम्यूटेशन टेक्निक पे आते हैं बेटा, क्लास डी कम्यूटेशन। देखो अब यहां पे L और C अलग अलग कनेक्टेड हैं, सेपरेटली कनेक्टेड, ठीक है, सेपरेटली कनेक्टेड। इसकी वेवफॉर्म पे आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। देन अगेन आपको ज्यादा फोकस किस पे करना है बेटा, ज्यादा फोकस करना है फॉर्मूले पे। तो मेन थायरिस्टर का पीक करंट होता है I0 प्लस ICP, जबकि आपने देखा क्लास बी कम्यूटेशन में इट वाज I0, और ऑक्सिलरी का होता है I0, ऑक्सिलरी थायरिस्टर का होता है I0, ठीक है। अब बेटा कम से कम मेन थायरिस्टर कितना चलेगा, दैट इज पाई अंडर रूट LC। कम से कम मेन थायरिस्टर कितना चलता है, मोड 1 में कम से कम चलता है पाई अंडर रूट LC, ठीक है। अब इसके बाद सर्किट टर्न ऑफ टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, CVS बाय I0, CVS बाय I0। तो जैसा आपने देखा क्लास बी के अंदर CVR बाय I0 था, क्लास डी के अंदर ये है CVS बाय I0। फिर ऑक्सिलरी का सर्किट टर्न ऑफ टाइम होता है बेटा पाई बाय 2 अंडर रूट LC, पाई बाय 2 अंडर रूट LC। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, ठीक है। अब इसके अंदर में मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन सा है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये 10th वाला, V0 एवरेज, V0 एवरेज। तो यहां पे आपको क्या याद रखना है, बक कन्वर्टर की तरह बस T on बाय T नहीं आता, T on प्लस 2 TCM आता है, और TCM कितना है, CVS बाय I0, CVS बाय I0। अगर आपसे ये पूछा जाए मिनिमम एवरेज आउटपुट वोल्टेज बेटा, तो आप T on की मिनिमम वैल्यू डालेंगे। T on की मिनिमम वैल्यू है पाई रूट LC, पाई रूट LC। तो ये फॉर्मूले हो गए आपके लिए इंपॉर्टेंट, पाई रूट LC, CVS बाय I0, पीक करंट एंड एवरेज आउटपुट वोल्टेज। सिद्धांत बेटा सिर्फ मैं आपको फॉर्मूले बता रहा हूं, क्योंकि यही फॉर्मूले पे क्वेश्चन बनेगा और यही आपको याद रखने हैं। तो क्लास डी के अंदर क्या क्या याद रखोगे, 1, then 2, then 3, then 4, then 10, ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये 5 फॉर्मूले हैं जिन पे सवाल देखा गया है पिछले कुछ सालों के अंदर। तो आपको याद रखना है कि क्या क्या आपको याद रख के जाना है। अंकित डोंट वरी बेटा, लास्ट मंथ प्लान का वीडियो मैं बहुत जल्द आपके लिए लेके आ रहा हूं, डोंट वरी। अभी हमारे पास 1 महीने से ज्यादा है, तो बेटा मैं इसी वीक के अंदर मंडे ट्यूसडे के अंदर आपको प्लान दे दूंगा आखिरी मंथ का, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो अब बेटा सारे फॉर्मूले हमने देख लिए, कम्यूटेशन के अंदर क्या क्या फॉर्मूला आ सकता है। सर कम्यूटेशन से कितने क्वेश्चन आते हैं बेटा, किसी भी टॉपिक से एक से ज्यादा सवाल तो आ ही नहीं सकता, सिंपल सी बात है ना। गेट में 65 क्वेश्चन है 12 सब्जेक्ट से, तो 1 क्वेश्चन पर टॉपिक से ज्यादा नहीं आता। इसीलिए आपको किस चीज पे फोकस करना है, एक एक क्वेश्चन पे, है ना। चलो फर्स्ट क्वेश्चन भाई, द फिगर शोज अ चॉपर डिवाइस S1 इज द मेन स्विचिंग डिवाइस, S2 इज द ऑक्सिलरी कम्यूटेशन डिवाइस, ठीक है। पीक करंट थ्रू S1, पहले बेटा कम्यूटेशन पहचानो, देन यू कैन टेल मी द पीक करंट थ्रू द S1। चलो कम ऑन एवरीबॉडी। चलिए और बेटा आज रात को आपको विजिबल हो जाएगा मेरे सारे स्पेशल क्लास इनिशिएटिव, इसीलिए बेटा चेक कर लेना टाइनी URL। क्लास बी बता रहे हैं जैनिक, और कोई बताओ भाई क्या आंसर है, कम ऑन एवरीबॉडी। कल्याण, दिस कोर्स इज कंप्लीटली इन हिंदी, द एंटायर उम्मीद बैच इज इन हिंदी, सो आई कांट बी यूजिंग इंग्लिश।
यस माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज क्लास डी। क्लास डी बेटा, ये क्लास डी कम्यूटेशन है। एल और सी अलग अलग है ना, देखो एल के पैरेलल में थायरिस्टर आ गया। अब इसके अंदर बच्चे क्या होता है आपका, IS1 पीक क्या होता है सर, ये होता है I0 प्लस VS रूट ओवर C/L। अब I0 कितना है बेटा 20 और VS रूट ओवर C/L कितना है, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, इट इज 40 एम्पियर। तो आंसर इज डी। देखो कितना इजी था, आंसर डी था, क्वेश्चन क्लास डी है और आंसर भी डी है। ठीक है, तो आपको ये देखना है बेटा, एल और सी अगर एक साथ सीरीज में कनेक्टेड हैं तो ये है क्लास बी, तब आंसर आता I0। अगर दोनों अलग अलग कनेक्टेड हैं तो क्लास डी, तब I0 प्लस VS अंडर रूट C/L। चलो अगला सवाल। अब वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर, इसमें तो बता ही दिया क्लास डी है। एम्प्लॉयज अ थायरिस्टर ऑफ टर्न ऑफ टाइम 100 माइक्रोसेकंड, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज टू एवरेज आउटपुट वोल्टेज। एवरेज आउटपुट वोल्टेज बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है। आपको बता दिया है इसने, आपको बता दिया है कि क्या आपका टर्न ऑफ टाइम है, क्या आपका सेफ्टी फैक्टर है, आपको बताना है एवरेज आउटपुट वोल्टेज। बहुत इजी है। चलिए चलिए चलिए, फ्रीक्वेंसी भी बताई होगी, हाँ फ्रीक्वेंसी बताइए भाई 500 हर्ट्ज। अभी मैंने आपको बताया ना एवरेज आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहना चाहिए। उसी फॉर्मूले पे इसने तुरंत आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है, एवरेज आउटपुट के फॉर्मूले पे। चलो जल्दी से बना दो भाई, कम ऑन एवरीबॉडी। और बेटा परसों से इसी टाइम स्लॉट में पंकज सर स्टार्ट कर देंगे आपका कंट्रोल का क्रैश कोर्स, और मैं पावर सिस्टम का स्टार्ट करूंगा 10 जनवरी से एट 7:30 PM टू 9:30 PM। कामेश सर वाले स्लॉट के अंदर मैं आपका स्टार्ट करने वाला हूं पावर सिस्टम। तो जैसे ही कामेश सर का कोर्स खत्म होता है वहां मेरा पावर सिस्टम आ जाएगा। रजनीश और रामजीत कह रहे हैं बी। चलो देख लेते हैं। देखो V0 एवरेज क्या होगा, VS T on प्लस 2TC बाई T। ठीक है, अब यहां TC कितना होगा मेरे भाई, TC होगा सेफ्टी फैक्टर इंटू TQ। सेफ्टी फैक्टर है 2, TQ है 100 माइक्रोसेकेंड। ठीक है, 220 800 प्लस 2 इंटू 200 बाय 500 हर्ट्स। 500 हर्ट्स का मतलब है 1/500 इज द पीरियड, और ये सब माइक्रो में चल रहा है। तो 1200 माइक्रोसेकेंड, तो यानी 1.2 मिली सेकेंड, और ये कितना हो जाएगा 2 मिली सेकेंड। ठीक है, तो 0.6, तो 132 वोल्ट। 132 क्लोजेस्ट तो यार यही बन रहा है सी। बी कैसे निकाला बेटा, सेफ्टी फैक्टर भी तो करोगे, सेफ्टी फैक्टर 2 दे रखा है ना, थायरिस्टर का डिवाइस टर्न ऑफ टाइम दिया है ये, तो इसको पहले सर्किट टर्न ऑफ टाइम में कन्वर्ट किया। अब ऑन टाइम दे रखा है 800, 800 प्लस 400 1200 हो गया, तो 1.2 मिली हो गया, और ये हो गया 2 मिली सेकेंड, तो 0.6, तो 22 इंटू 6 132। यही तो आना चाहिए। बी कैसे निकाल रहे हो, यहां पे 1 ले लिया था क्या, हाँ आप लोगों ने 1 ले लिया है, फिर आप लोगों ने सर्किट टर्न ऑफ टाइम नहीं बनाया, तब आपका बी आ रहा है। आप लोगों ने डिवाइस टर्न ऑफ टाइम से ही सॉल्व कर दिया है। ठीक है, चल अगला ट्राई करो भाई। A voltage commutated chopper is shown which operates at a frequency of 400 Hz and 50% duty ratio. Load current remains constant at 10 ampere. Supply is 200 volt and device is ideal. Maximum current through the capacitor. Maximum current through the capacitor. चलो जल्दी से बना दो, जल्दी से बना दो भाई।
कैपेसिटर का पीक करंट पूछ रहा है, कैपेसिटर का बेटा पीक करंट पूछ रहा है। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा क्यों, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले पे डिपेंडेंट नहीं है। जितने फॉर्मूले हमने देखे हैं वो तो ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में और भी कॉन्सेप्ट लगेगा, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले से नहीं बन पाएगा। चलिए जल्दी से बनाइए भाई, जल्दी से बनाइए, क्योंकि इसके बाद मैं आपको सिंगल फेज इन्वर्टर भी कराने वाला हूं और उसके भी न्यूमेरिकल लगवाने वाला हूं। और कल होगा हमारा लास्ट लेक्चर 3 फेज इन्वर्टर प्लस पीडब्ल्यूएम। रजनीश और बिपिन ने दे दिया है आंसर सी। बाकी लोग बताइए भाई, बाकी लोग भी बताइए। चलो चलो चलो, कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन एवरीवन। चलो देखें, सबसे पहले बेटा देखो यहां पे ना आईसीपी निकाल लो। आईसीपी क्या होगा, वीएस रूट ओवर सी बाय एल तो ये कितना हो जाएगा 220 9.84, यही बन रहा है ना। अब यार 9.84 यही आ रहा है, 220 है ना वीएस, लेकिन इसने वीएस ऊपर 200 दिया है, चलो यही रहने दो। तो बेटा कैपेसिटर का जो मैक्सिमम करंट है वो ना ये होगा मैक्सिमम ऑफ आईसीपी एंड आई नॉट। अब आई नॉट तो 10 है तो आंसर आएगा 10। क्या होता है ना, देखो कैपेसिटर में जब एलसी सर्किट बनता है बेटा तब तो ये आईसीपी वाला ही करंट आता है, लेकिन कैपेसिटर में मोड नंबर 3 के अंदर करंट ऐसे भी जाता है, ये 10 एम्पियर। तो ये जो लाल वाला करंट है ये बनता है मोड नंबर 1 में, और ये जो पर्पल वाला है ये बनता है मोड नंबर 3 में। अब कैपेसिटर का मैक्सिमम करंट पूछा है तो मैंने दोनों करंट का मैक्सिमा ले लिया, दोनों में से जो ज्यादा है वही कैपेसिटर का मैक्सिमम करंट है, तो आंसर इज सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वोल्टेज कम्यूटेशन सर्किट इज शोन। वीएस आपको दिया है, एल और सी दिया है, सर्किट टर्न ऑफ टाइम फॉर ऑक्सिलरी थायरिस्टर। बेटा ये मुझे नहीं लगता आपको याद होगा, फिर भी मैं बता देता हूं, इट इज पाई बाय 2 रूट एल सी। ठीक है, वैसे ऐसा क्वेश्चन गेट में आएगा नहीं जो इतना घुस के फॉर्मूला लगवाया जाए, तो पाई बाय 2 इंटू अंडर रूट एल सी। एल और सी कितना है 24 इंटू 52, 55.49 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आपको याद करने के लिए नहीं बोला था, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने लगवा दिया, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन खुद ही लगवा दिया आपके लिए, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको याद करके नहीं जाना। चलो नेक्स्ट वन, क्लास सी कम्यूटेशन पे आ गया। आर की वैल्यू 10 ओम दी है, वीडीसी 100 वोल्ट दिया है, थायरिस्टर का टर्न ऑफ टाइम है 50 माइक्रो सेकेंड। आपको ये बताना है कितना कैपेसिटेंस लगाना पड़ेगा फॉर टर्न ऑफ। व्हाट कैपेसिटेंस डू यू नीड टू यूज फॉर टर्न ऑफ। चलिए चलिए चलिए, कम ऑन एवरीबॉडी। Yes, Ankit बेटा, you can increase your marks, you can definitely increase your marks. बस राइट स्ट्रैटेजी की बात है। और मैंने ना इस मंथ में आपके लिए बहुत सारे ऐसे सेशन प्लान कर रखे हैं, अब लगातार आपके लिए ऐसे मोटिवेशनल स्ट्रैटेजी सेशन आते जाएंगे, है ना। आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। सी बता रहे हो, चलो देख लेते हैं यार। आर दिया है 10 ओम थायरिस्टर, टर्न ऑफ टाइम इज 50 माइक्रो सेकेंड, तो कैपेसिटेंस इज TC by R ln2, 50 by 10 ln2, कितना आ रहा है ये 5 by ln2, 7.2।
ठीक है, जब तक सेफ्टी फैक्टर ना गिवन हो ना तब तक यही मान लेना टर्न ऑफ टाइम सर्किट टर्न ऑफ टाइम ही है। जब सेफ्टी फैक्टर दे दे तब हम क्या कहते हैं कि टर्न ऑफ टाइम जो गिवन है वो है डिवाइस टर्न ऑफ टाइम इनटू सेफ्टी फैक्टर विल गिव अस द सर्किट टर्न ऑफ टाइम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपल्स कम्यूटेटेड चॉपर फीड्स एन इंडक्टिव लोड। इंपल्स कम्यूटेशन का मतलब वोल्टेज कम्यूटेशन। The source voltage is 220 volt, chopping frequency 400 hertz. Turn off time for main thyristor is 18. The current through the main thyristor is limited to 1.8 times the constant load current. Safety factor is 2. We need to find L and C. Impulse commutation का मतलब है voltage commutation, क्योंकि बेटा इसके अंदर भी ना suddenly turn off आता है, sudden turn off आता है, इसीलिए इसको क्या कह देते हैं, इंपल्स कम्यूटेशन। चलो आपसे एल और सी पूछा है। रुपेश बेटा अनलोडेड कंडीशन में सिमेट्रिकल फॉल्ट में वोल्टेज का वैल्यू होता है 1 एंगल 0, लोडेड कंडीशन में ऐसा नहीं होता। अगर आप मेरे लेक्चर्स देखेंगे यू विल गेट टू नो। चलिए कम ऑन एवरीबॉडी, चलो 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 कम ऑन एवरीवन। रजनीश कह रहे हैं बेटा सी। इतनी जल्दी आंसर निकाल दिए बच्चे, चलो देखते हैं। यार अब मशीन में कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा तो बताओ क्या करें। 2 बार तो क्रैश कोर्स हो गया, वरुण सर ने ले लिया, मैंने ले लिया, मशीन का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स हो गया। बाकी अभी और भी इनिशिएटिव्स प्लान्ड है मशीन में, माइट भी उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा सा फील हो, ठीक है। लेकिन अब मशीन में लिटरली बहुत काम किया आप लोगों के साथ। राधे श्याम कह रहे हैं भाई बी। देखिए क्या आंसर, देखो मेन थायरिस्टर का जो पीक करंट होता है दैट इज एक्चुअली आई नॉट प्लस वी एस रूट सी बाय एल। उसने बोला है ये 1.8 टाइम्स आई नॉट है, तो यानी यहां से ना ये वैल्यू आ गई वी एस रूट सी बाय एल इज 0.8 आई नॉट। आई नॉट 260 है, 26 इंटू 8 इज 208। ये फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन क्या होगी भाई, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 है तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम कितना हो गया, 2 इंटू 18 माइक्रो सेकेंड दैट इज 36 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। अब 36 इक्वल टू सी वी एस। वी एस कितना है भाई, 220 वोल्ट डीसी बाय आई नॉट। आई नॉट कितना है 260, तो बेटा यहां से सी आएगा। सी देख लेते हैं कितना आ रहा है भाई, 42.54 ये आ गया। तो एल भी निकाल दोगे यहां से भाई फर्स्ट इक्वेशन से, तो फ्रॉम फर्स्ट एल इज इक्वल टू 208 220 बटे 208 आंसर स्क्वायर इंटू 42.54 47.59। तो आंसर आ गया सी। रजनीश का आंसर बिल्कुल सही था भाई सबसे पहले, ठीक है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है सी। ये बात क्लियर हो गई भाई। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन, अब वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर हैज द फॉलोइंग पैरामीटर वीएस है, लोड के पैरामीटर गिवन है, कम्यूटेशन सर्किट के पैरामीटर गिवन है, कांस्टेंट लोड करंट दिया है 80 एम्पियर, द इफेक्टिव ऑन पीरियड, इफेक्टिव ऑन पीरियड, इफेक्टिव ऑन पीरियड क्या होता है बेटा, टी ऑन प्लस 2TC, टी ऑन प्लस 2TC। वही तो वी एवरेज के अंदर न्यूमरेटर में आता है, वी एवरेज के अंदर न्यूमरेटर में जो वैल्यू आती है टी ऑन प्लस 2TC दैट इज कॉल्ड एज द इफेक्टिव ऑन पीरियड। तो जल्दी से बनाएंगे सब लोग इसको, कम ऑन एवरीबॉडी। बहुत इजी क्वेश्चन है यार, आप सब लोग इसको तुरंत पेल दोगे ये मुझे पता है, इसमें टाइम नहीं लगने वाला आप लोगों को, ठीक है। लोड का करंट भी दे दिया 80 एम्पियर,
रजनीश कह रहे हैं डी। चलो देखते हैं बाकी लोग भी बताओ भाई। रजनीश काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। वेरी वेल डन रजनीश बेटा, इसी तरीके से आपको आगे बढ़ते जाना है और इस साल एक बेहतरीन रैंक लेके आना है। काफी हाई कंसिस्टेंसी है और हाई एक्यूरेसी भी है, स्पीड भी अच्छी है, बहुत ही बढ़िया। चलो 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 बाकी लोग भी बनाए भाई। पुष्पेंद्र, योशिता दोनों कह रहे हैं डी। तो देखो भाई, टियोन इफेक्टिव is Tion plus 2Tc. CVS by I नॉट। ठीक है, वन 1075 आ गया भाई ये। अब आपसे पूछ रहा है भाई कि ये बता दो आई एम पीक क्या है। ये भी आप जानते हो, आई नॉट प्लस वी एस रूट ओवर सी बाई एल 80 प्लस 220। कम्यूटेशन सर्किट पैरामीटर है 50/20। $427.85। चलो बहुत ही बढ़िया भाई, आंसर इज डी। आंसर इज डी। काफी बच्चों ने निकाला है, बेहतरीन आंसर। अब हम आ गए भाई अपने लेक्चर के सेकंड पार्ट पे, दैट इज द सिंगल फेज इन्वर्टर। तो इन्वर्टर्स की शुरुआत कर रहे हैं यार विद द सिंगल फेज इन्वर्टर। अब सिंगल फेज इन्वर्टर में सबसे पहले अगर बेसिक्स की बात करें इन्वर्टर्स की, यार दो तरह के इन्वर्टर्स होते हैं, एक होता है VSI और एक होता है CSI। ठीक है, एक होता है VSI, एक होता है बेटा CSI। अब VSI क्या होता है, जिसके अंदर इनपुट पे लगी होती है वोल्टेज। जहां सप्लाई में एक वोल्टेज सोर्स हो जाए उसी को तो बोलोगे वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। ठीक है, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। तो बेटा जहां सप्लाई है एक वोल्टेज सोर्स, दैट इज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। और बेटा जहां सप्लाई आ जाए एक करंट सोर्स, दैट इज द करंट सोर्स इन्वर्टर। अब इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या होता है? वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर के अंदर यार आउटपुट पे जो वोल्टेज आती है वो सप्लाई वोल्टेज पे डिपेंड करती है, यानी V0 डिपेंड्स ऑन VS बट I0 डिपेंड्स ऑन लोड। V0 डिपेंड्स ऑन VS but I0 depends on the load. तो that is called as voltage source inverter. तो V0 is a function of VS but I0 is a function of load. ऐसे CSI में I0 is a function of IS. Output current is a function of supply current but V0 is a function of load. ठीक है, करंट सोर्स इन्वर्टर में लोड का करंट सोर्स के करंट से आएगा, लेकिन लोड का वोल्टेज किस पे डिपेंड करेगा? लोड पे। तो दोनों एक तरह से डुअल हो गए ना। फिर VSI में जो डिवाइस यूज होती है बेटा, दैट इज बाई डायरेक्शनल एंड यूनिपोलर, क्योंकि वोल्टेज तो फिक्स है तो यूनिपोलर, लेकिन करंट लोड पे डिपेंड कर रहा है इसीलिए बाई डायरेक्शनल। ऐसे CSI में उल्टा होता है, वहां करंट सोर्स पे डिपेंड कर रहा है तो यूनि डायरेक्शनल, बट वोल्टेज लोड पे डिपेंड कर रही है इसीलिए बाइपोलर। तो इसीलिए CSI में SCR जैसी डिवाइस यूज होती है और VSI के अंदर MOSFET जैसी डिवाइस यूज होती है, वेयर देयर इज अ बिल्ट इन बॉडी डायोड। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो MOSFET या फिर IGBT विद एंटी पैरेलल डायोड। IGBT में कोई बॉडी डायोड नहीं होता, तो IGBT विद एंटी पैरेलल डायोड। अब VSI के अंदर बेटा, VSI के अंदर अगर आपने शॉर्ट कर दिया, VSI को बेटा अगर आपने शॉर्ट कर दिया तो उसमें करंट हो जाएगा बहुत ज्यादा हाई, और हाई करंट की वजह से डिवाइस हो जाएगी तुरंत डैमेज। तो VSI में शॉर्ट सर्किटिंग नहीं कर सकते। और रही बात CSI की,
तो CSI में करंट सोर्स को अगर शॉर्ट भी करोगे तो भी करंट किसके बराबर रहेगा, इक्वल टू द सोर्स करंट। तो यू कैन शॉर्ट सर्किट आ CSI बट यू कैन नॉट शॉर्ट सर्किट आ VSI। अब देखो हाफ ब्रिज इन्वर्टर की बात करते हैं। हाफ ब्रिज इन्वर्टर में क्या होता है यार, ये जो पॉइंट है O ये होता है ग्राउंडेड, इसके और A के बीच में लोड लग जाता है। यहां हर स्विच के साथ एंटी पैरेलल डायोड दिखाया है बिकॉज इट इज अ VSI, वी नीड अ यूनिपोलर एंड बाई डायरेक्शनल स्विच। तो इट इज बाई डायरेक्शनल ना, एक करंट अगर नीचे आ रहा है तो दूसरा करंट ऊपर जा रहा है, इट इज बाई डायरेक्शनल एंड यूनिपोलर, बाई डायरेक्शनल एंड यूनिपोलर, ठीक है। अब S1 S2 आर कॉम्प्लीमेंट्री डिवाइस, यानी S1 चलता है तो S2 ऑफ रहता है, S2 चलता है तो S1 ऑफ रहता है, दीज टू आर कॉम्प्लीमेंट्री। अब आपको ना यहां पे देखो यार क्वाड्रेंट याद करने पड़ेंगे। क्वाड्रेंट आप याद क्या करोगे, आप पता भी कर सकते हो इजीली, अभी बताता हूं कैसे। बट एक्चुअल में ना यहां पे क्वाड्रेंट्स होते हैं अलग अलग स्विचेस और डायोड्स के। S1 का फर्स्ट क्वाड्रेंट, D1 का सेकेंड, S2 का थर्ड और D2 का फोर्थ। तो बेटा देखो जहां स्विच कंडक्ट करेगा ना वहां वोल्टेज करंट की पोलैरिटी सेम आएगी, यानी पावर विल बी पॉजिटिव जहां स्विच कंडक्ट करेगा, और जहां डायोड कंडक्ट करेगा वहां V और I की पोलैरिटी अपोजिट, तो पावर विल बी नेगेटिव, पावर विल बी नेगेटिव। तो बेटा इसीलिए पावर पॉजिटिव और पावर नेगेटिव आ जाती है इन केस ऑफ V0 I0, ठीक है। अब देखो इसके अंदर कैसे आप पता लगाओगे। अगर S1 ऑन हुआ ना बेटा तो देखो ये पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़ा, ये नेगेटिव से नेगेटिव जुड़ा। इवन डायोड ऑन होता तब भी तो यही होता, पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव, यानी S1 कंडक्ट करे या D1, V0 की वैल्यू आएगी VDC/2। इन दोनों के केस में V0 आएगा VDC/2। ऐसे ही नीचे वाले में देखो अगर S2 ऑन हुआ या D2 ऑन हुआ, माइनस से प्लस और प्लस से माइनस, तब यहां V0 नेगेटिव आता है माइनस VDC/2। और करंट की डायरेक्शन देखो स्विच की नीचे आएगी तो ये I0 की डायरेक्शन में आई, डायोड की ऊपर आएगी तो I0 से अपोजिट आई, फिर ऐसे ही देखो स्विच की ऐसे आएगी I0 से अपोजिट, डायोड की ऐसे आएगी तो I0 के सेम डायरेक्शन में। तो आपको क्या करना है, स्विच या डायोड को ऑन करके बेटा करंट की डायरेक्शन देख लेनी है। अगर आप करंट की डायरेक्शन देख लोगे, जैसे डायोड गया तो I0 के डायरेक्शन में, स्विच गया तो I0 से अपोजिट, इधर स्विच गया तो I0 के डायरेक्शन में, डायोड गया तो I0 के अपोजिट। तो आप स्विच और डायोड से आप ये निकाल सकते हो V0 और I0 की पोलैरिटी क्या होगी। अब देखो अगर वेवफॉर्म की बात करें यार तो 0 से D/2, ठीक है, 0 से T/2 Ig1 कंडक्ट करेगा, T/2 से T Ig2, यानी 0 से T/2 पहली हाफ साइकिल में S1 को ऑन करेंगे और दूसरी हाफ साइकिल में S2 को ऑन करेंगे। जब S1 ऑन होगा बेटा तो VDC/2, S2 ऑन होगा माइनस VDC/2। उत्कर्ष बेटा कम्यूटेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले थे, इसीलिए हम कम्यूटेशन को इतना फास्ट लेके गए। वहां कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं सीखना है, बस फॉर्मूला आपको याद रखना है, और अगर आपको फॉर्मूला याद है तो सारे सवाल बन जाएंगे। अब इन्वर्टर में कंसेप्चुअल है तो इन्वर्टर को हम थोड़ा स्लो लेके जाएंगे, ठीक है। अब देखो अगर रेजिस्टिव लोड की बात करें यार तो रेजिस्टिव लोड में करंट का वेवफॉर्म एग्जैक्टली वोल्टेज जैसा आता है, V और I का वेवफॉर्म सेम आता है। रेजिस्टिव लोड में V एंड I हैव द सेम वेवफॉर्म। फिर देखो RL लोड के अंदर एक्सपोनेंशियल चार्जिंग डिस्चार्जिंग चार्जिंग डिस्चार्जिंग चार्जिंग। अब यहां पे देखो, यहां पे इस रीजन में आपका वोल्टेज तो पॉजिटिव है लेकिन करंट नेगेटिव है, इसीलिए आप किसकी बात कर रहे हो बेटा, यहां पे D1 की। D1 में वोल्टेज पॉजिटिव है, करंट नेगेटिव। फिर फाई से लेके पाई तक यहां वोल्टेज भी पॉजिटिव और करंट भी पॉजिटिव। आप कहोगे सर वोल्टेज का कैसे पता बेटा, इस ग्राफ से। ये जो ग्राफ मैंने आपको दिखाया था ना, इसमें वोल्टेज पॉजिटिव है 0 से T/2।
तो यहां S1 आ गया। फिर देखो इस वाले रीजन के अंदर देखो, यहां वोल्टेज तो नेगेटिव है, T/2 के बाद वोल्टेज नेगेटिव है, लेकिन करंट आपका पॉजिटिव है, तो ये आ गया D2। फिर दोनों नेगेटिव हैं तो आ गया S2। यानी V और I के ग्राफ में आप अगर क्वाड्रेंट जज कर लो तो यू कैन टेल विच डिवाइस इज कंडक्टिंग। V और I की पोलैरिटी से बेटा आपको क्वाड्रेंट जज करना है, और क्वाड्रेंट जज करके आपको डिवाइस का मालूम चल जाएगा। ये बताओ, ये चमका सभी लोगों को? ये चमका करना क्या है? वोल्टेज का ग्राफ देखना है, करंट का ग्राफ देखना है, और पोलैरिटी से ये जज कर लेना है कौन सी डिवाइस कंडक्टिंग है, कौन सी डिवाइस कंडक्टिंग है। अभी मैं इसमें आपको बताऊंगा भी एक एक लोड एनालाइज कैसे करते हैं। फिर देखो आरएलसी ओवरडैम्प्ड में यहां सिर्फ हम ड्रॉ करते हैं फंडामेंटल, बाकी के हार्मोनिक्स इग्नोर्ड हैं। तो इसका जो फंडामेंटल है ना वो लैगिंग लिया जाता है। क्या लिया जाता है? लैगिंग। तो लैगिंग लोगे तो ये जो फाई एंगल लैगिंग है बेटा, इसके अंदर D1 कंडक्ट करेगा, इसके बाद S1, फिर D2 और फिर S2। ठीक है। अंडर डैम्प्ड के अंदर आप लोगे लीडिंग। तो यहां पे इस वाले रीजन में S1 कंडक्ट करेगा, फिर D1, फिर S2 एंड देन D2। क्लियर हो रहा है भाई सब लोगों को? जल्दी से बताओ, क्लियर हो रहा है सबको कि क्या बन रहा है? और बेटा जब प्योरली इंडक्टिव लोड होगा तो वोल्टेज स्क्वायर वेव है, करंट इज द इंटीग्रेशन ऑफ वोल्टेज, करंट इज द इंटीग्रेशन ऑफ वोल्टेज, तो करंट इज ट्रायंगुलर। चॉपर में स्ट्रेट लाइन था, यहां ऐसा क्यों नहीं हुआ? बेटा देखो, चॉपर के अंदर हमने क्या किया था? चॉपर के अंदर हमने बोला था कि बहुत हाई इंडक्टेंस होने के कारण एक्सपोनेंशियल कर्व बिकेम अ लीनियर कर्व, वहां पे टाउ बहुत ज्यादा हाई था। तो यहां पे हमने ऐसा कोई कंडीशन थोड़ी लगाया, मैंने तो इन जनरल बोला आरएल लोड है, मैंने नहीं बोला इसका टाउ बहुत ज्यादा हाई है। बिल्कुल बिल्कुल नितिन, आर लोड के अंदर D1 D2 कंडक्ट नहीं करते, सारे पॉइंट्स अभी लिखेंगे। ठीक है। अब देखो फुल ब्रिज इन्वर्टर पे आ जाओ। फुल ब्रिज इन्वर्टर में क्या होता है कि यहां पे जो डीसी सप्लाई है इसके साथ लोड नहीं कनेक्ट करते, लोड कनेक्ट करते हैं स्विचेस के बीच में, स्विचेस के बीच में। यहां पे बेटा क्या होता है ना, देखो 0 से T/2, 0 से T/2 आप ऑन करते हैं Q1 और Q2 को। किसको ऑन करते हैं? Q1 और Q2 को। फिर T/2 से T तक आप ऑन करते हो Q3 और Q4 को। किसको ऑन करते हो? Q3 और Q4। यहां दो स्विच एक बार में कंडक्ट करेंगे। ठीक है। ये टफ लग रहा है बेटा, टफ क्यों लग रहा है? एक वोल्टेज के अंदर मात्र एक स्क्वायर वेव आ गई है और बाकी करंट की वेव फॉर्म लोड के साथ वेरी कर रही है। इंडक्टिव लोड में ट्रायंगुलर, आरएल में एक्सपोनेंशियल, आर लोड में सेम एज वोल्टेज। सिंपल तो है गुरजीत, बस एक स्क्वायर वेव ही तो बेटा वोल्टेज के अंदर आ रही है ना, VDC/2 और माइनस VDC/2 की। ठीक है भाई। तो यहां पे एक साथ दो स्विचेस कंडक्ट करते हैं बेटा, तो जब Q1 Q2 ऑन होते हैं तो V0 इज VDC, और जब Q3 Q4 होते हैं तो माइनस VDC, उल्टे टर्मिनल जुड़ते हैं। अब देखो यहां भी क्वाड्रेंट बन जाते हैं, जैसे मैंने आपको हाफ वेव रेक्टिफायर में बनवाया V0 I0। तो बेटा जब Q1 Q2 यानी जब स्विचेस कंडक्ट करते हैं तो आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। जब एंटी पैरेलल डायोड कंडक्ट करेगा, एंटी पैरेलल डायोड कंडक्ट करेगा तो करंट रिवर्स हो जाएगा। करंट रिवर्स हो गया तो डायोड किस में ले गया? सेकंड में। अब मैंने आपको क्या बताया था? स्विचेस जब कंडक्ट करते हैं बेटा तो V और I की पोलैरिटी हमेशा सेम आती है। तो Q3 Q4 आ गए थर्ड क्वाड्रेंट में। किस में आ गए भाई? थर्ड क्वाड्रेंट में। और बेटा फिर अगर डायोड ने कंडक्ट किया तो वापस से करंट की पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, तो यहां आ जाएगा D3 D4। समझ गए? Q1 Q2 कंडक्ट करेंगे तो बेटा VI दोनों पॉजिटिव, Q3 Q4 करेंगे तो VI दोनों नेगेटिव, और डायोड कंडक्ट करेंगे तो मेरे बच्चे करंट रिवर्स हो जाता है, वोल्टेज की पोलैरिटी रहती है सेम। ठीक है। क्वेश्चन भी कराएंगे रोहित, अभी इस पे क्वेश्चन भी कराएंगे। मुझे बताओ यहां तक चमका सब लोगों को?
तो देखो डायोड को ना ट्रिगरिंग की जरूरत नहीं है। डायोड कब आ रहा है? जब बेटा करंट रिवर्स हो रहा है। ऑन तो हम लोग स्विच को कर रहे हैं, लेकिन डायोड अगर करंट रिवर्स हो जा रहा है तो ऑन हो जा रहा है। डायोड और स्विच बेटा एक साथ कैसे कंडक्ट करेंगे गजेंद्र? एंटी पैरेलल है ना बेटा। जब दो डिवाइस एंटी पैरेलल हैं तो वो एक साथ कैसे कंडक्ट कर सकती हैं? एक साथ करंट दो दिशा में कैसे फ्लो कर सकता है? दिमाग लगाओ बेटा। एक बार में करंट दो डायरेक्शन में जा सकता है क्या? खुद सोचो। ठीक है, तो बेटा जब करंट रिवर्स कर जाएगा ना, जब ऑटोमेटिकली स्विच की जगह कौन ऑन हो जाएगा? डायोड। डायोड आप कंट्रोल नहीं करते हो। अब देखो यहां पे क्या होगा यार कि V0 जो आएगा ना वो स्क्वायर वेव आएगी, जिसकी मैक्सिमम होगी Vs और मिनिमम होगी माइनस Vs, या ये कह दो VDC और माइनस VDC। अब R लोड के अंदर तो बेटा सेम ग्राफ आएगा। R लोड के अंदर तो सेम ग्राफ आएगा वोल्टेज वाला। L लोड के अंदर क्या होगा भाई? L लोड के अंदर क्या होगा? लीनियर बनेगा। लीनियर बनेगा L लोड के अंदर। अब बेटा RL लोड के अंदर कैसा आएगा? एक्सपोनेंशियल। ये गलत बना हुआ है, लीनियर एक्सपोनेंशियल आता है। ठीक है, यहां पे क्या आना चाहिए? एक्सपोनेंशियल। ठीक है, अब RLC ओवरडैम्प्ड में, ओवरडैम्प्ड में क्या आ रहा है? लैगिंग। ओवरडैम्प्ड में क्या आ रहा है बेटा? लैगिंग। और अंडरडैम्प्ड में क्या आ रहा है मेरे बच्चे? लीडिंग। लीडिंग। ठीक है, बेसिक है, यही लोड्स हैं, इसके अलावा कोई लोड नहीं आता। अब देखो अगर R लोड की बात करें, R लोड में सबसे पहले क्या याद रखना है? V and I, V0 and I0 have same waveform। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरी बात, डायोड्स डू नॉट कंडक्ट, हाफ ब्रिज हो या फुल ब्रिज ये चीज सेम रहेगी। डायोड्स डू नॉट कंडक्ट। ठीक है, डायोड्स डू नॉट कंडक्ट। इलेक्ट्रिकल मशीन 2 पढ़ाइए। सौरभा बेटा मैंने तो दोनों मशीन्स पढ़ा दी, सारी मशीन पढ़ा दी, उनका क्रैश कोर्स भी करा दिया। अब ये कौन सी रह गई? गजेंद्र देखो मैंने यहां पे क्वाड्रेंट बताए बेटा, क्वाड्रेंट बताए। अब V और I का ग्राफ देख के ये देख लो V की पोलैरिटी क्या है और I की, वहां से क्वाड्रेंट मिल गया, क्वाड्रेंट से डिवाइस मिल गई। ठीक है, समझ आया बात? V का पोलैरिटी चेक कर लो किसी भी टाइम पे, और I का पोलैरिटी, V और I के पोलैरिटी से पता लगाओ क्वाड्रेंट, और क्वाड्रेंट से डिवाइस। ठीक है, चलो डायोड्स डू नॉट कंडक्ट। और V0 की यार फूरियर सीरीज क्या होगी? एक स्क्वायर वेव है ना सिंपल, 4VDC by n पाई साइन n ओमेगा नॉट t। अब देखो हाफ ब्रिज इन्वर्टर के अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है, बस उसकी वोल्टेज आधी होती है। इन हाफ ब्रिज इन्वर्टर रिप्लेस VDC by 2। तो यहां पे V0 क्या हो जाता है यार? 4VDC की जगह बेटा जब आप हाफ कर दोगे तो ये हो जाएगा 2VDC by n पाई साइन n ओमेगा नॉट t। बस यही है। देखो फुल ब्रिज अगर आपने तैयार कर लिया बेटा तो हाफ ब्रिज तो ऑटोमेटिक बन जाएगा ना, बस वोल्टेज ही तो आधी करनी है। फुल ब्रिज आपको पता होना चाहिए, और हाफ ब्रिज के अंदर वोल्टेज को हाफ कर देना, यू विल गेट द रिजल्ट, यू विल गेट द रिजल्ट। अब अगला क्या है भाई? प्योरली इंडक्टिव लोड। अब देखो प्योरली इंडक्टिव लोड में हम क्या कहते हैं कि अगर ये माइनस IP है तो ये प्लस IP है। अब देखो इसके अंदर क्या करना होता है, फ्रॉम 0 to T/2 आउटपुट वोल्टेज यानी कि इंडक्टर वोल्टेज है VDC, ठीक है, विच इज इक्वल टू LdI/dt। अब देखो करंट कहां से कहां तक गया है यार? करंट गया है माइनस IP से IP तक ओवर T/2 इज VDC।
तो बेटा यहां से IP कितना हो गया, VDC बाय 4FL, ये हो गया आपका पीक करंट। और यहां पे देखो, यहां पे डायोड और स्विच बेटा बराबर मात्रा में कंडक्ट करते हैं, तो आप क्या कहते हो, टाइम ऑफ डायोड इज इक्वल टू टाइम ऑफ स्विच इज इक्वल टू T/4। ठीक है, अब यही रूल आपका, यही रिलेशन चलता है सेम इन हाफ ब्रिज इन्वर्टर, बट वहां पे IP क्या होगा, IP के लिए आपको VDC को रिप्लेस करना पड़ेगा VDC/2 से, तो IP क्या होगा, VDC/8FL। ठीक है ना, VDC/8FL अगर हाफ ब्रिज हो गया। चमका भाई यहां तक, L लोड क्लियर है। स्विच और डायोड दोनों कंडक्ट करते हैं T/4 टाइम के लिए, और बेटा पीक करंट भी मैंने आपको निकाल के बता दिया फॉर दी प्योरली इंडक्टिव लोड। अब अगला है RL लोड। RL लोड में देखो एक्सपोनेंशियल करंट आता है, तो मैं क्या कहता हूं, अगर ये यहां -I है और यहां +I है, तो फिर से मैं यही करता हूं, देखो 0 से T/2 की मैं बात करता हूं, V0 है VDC। अब I0 कितना है यार, I0 है -I। आप I इंफिनिटी कितना बोलोगे, इंफिनिटी यानी स्टेडी स्टेट के अंदर इंडक्टर शॉर्ट हो जाता है, तो आप बोलोगे VDC/R। तो आप ना यहां से IT लिख सकते हो, इंडक्टर का करंट I इंफिनिटी प्लस 0 माइनस इंफिनिटी। समझ रहे हो, 0 तो देखो आपको ग्राफ में ही दिख रहा है ना, -I है, 0 तो आपको ग्राफ में ही दिख रहा है, -I है। इंफिनिटी कैसे निकाला, इंडक्टर को शॉर्ट करके। अब देखो एट T इक्वल टू T/2 IT इज बेसिकली I, तो यहां पे I लिखा, यहां लिखा VDC/R, ठीक है। अब यहां पे ना ये वाली टर्म राइट हैंड साइड ले आओ। समझ आ रहा है कितना स्मूथ प्रोसेस है, आ गया ना यहां से पीक करंट, आया भाई पीक करंट यहां से। देखो ये आ गया। और हाफ ब्रिज इन्वर्टर में क्या कर दोगे भाई, VDC की जगह लिख दोगे VDC/2। हाफ ब्रिज इन्वर्टर के अंदर यू विल रिप्लेस VDC/2। इन हाफ ब्रिज इन्वर्टर रिप्लेस VDC/VDC/2। ठीक है, ये क्लियर हुआ। वेवफॉर्म समझ नहीं आया बेटा, देखो जब वोल्टेज पॉजिटिव है तो इंडक्टर चार्ज हो रहा है, जब वोल्टेज नेगेटिव है तो डिस्चार्ज हुआ, फिर वोल्टेज पॉजिटिव तो चार्ज, और फिर वोल्टेज नेगेटिव तो डिस्चार्ज। इन केस ऑफ 3-phase फुल ब्रिज रेक्टिफायर, इफ इट इज वर्किंग इन रिवर्स कंडक्शन मोड। बेटा रिवर्स कंडक्शन होता कहां पे है, ये चीज बताओ। रिवर्स कंडक्शन का मतलब तो ये हुआ ना, थायरिस्टर ब्रेकडाउन हो गया, तो आप ब्रेकडाउन में कैसे चला लोगे, रिवर्स ब्लॉकिंग तो होता है, रिवर्स कंडक्शन में थोड़ी चलाते हैं। ठीक है भाई। अच्छा अब एक चीज और देखो, अगर मैं आपसे ये पूछूं T1 फॉर कंप्यूटिंग T1 का क्या मतलब है, T1 का मतलब है कंडक्शन टाइम ऑफ डायोड, कंडक्शन टाइम ऑफ डायोड। और भाई एक कमेंट पोस्ट करके थोड़ा सा टाइम भी दोगे आंसर करने का, कि पेलते चले जाओगे पहले से ही पहले। तो
तो बेटा इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेक IT इक्वल टू 0। यहां पे देखो करंट 0 दिख रहा है ना, तो IT 0 करके निकाल लो। यहां पे IT 0 कर दो और आंसर आ जाएगा। अरे तो फायरिंग एंगल ग्रेटर देन 90 में रिवर्स कंडक्शन थोड़ी हुआ मेरे बच्चे। V0 का एवरेज ही तो नेगेटिव आया, वो रिवर्स कंडक्शन थोड़ी है। रिवर्स कंडक्शन का मतलब है करंट उल्टा फ्लो करे, वोल्टेज उल्टे से मतलब नहीं है। करंट अगर रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करे अमरेंद्र बेटा, उसे रिवर्स कंडक्शन कहते हैं, ना कि V0 की एवरेज वैल्यू को नेगेटिव होने पे। अब देखो RLC लोड यार, RLC लोड के अंदर दो पॉसिबिलिटी है, अंडर डैम्प्ड और ओवर डैम्प्ड। आज ही मैंने आपको बताया अंडर डैम्प्ड के अंदर आता है लोड कम्यूटेशन, या फिर जिसे कहते हैं क्लास ए कम्यूटेशन। क्लास ए कम्यूटेशन। अब इसके अंदर देखो ये वाला एंगल होता है फाई, यहां पे आपको क्या मिलेगा, लोड कम्यूटेशन। अब आप कहोगे सर हम कैसे मान ले लोड कम्यूटेशन मिल रहा है। बेटा देखो यहां पे T1 T2 ने कंडक्ट किया, फिर आया D1 D2। जब थायरिस्टर के बाद उसका एंटी पैरेलल डायोड आया, जब थायरिस्टर के बाद उसका एंटी पैरेलल डायोड आया, तो उसके कंडक्ट करते ही थायरिस्टर हो गया रिवर्स। भाई दो डिवाइसेस अगर आपस में अपोजिट डायरेक्शन में लगी हैं, तो एक फॉरवर्ड होगा तो दूसरा बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, रिवर्स। तो यानी जितनी देर तक बेटा D1 D2 कंडक्ट करते हैं उतनी देर तक T1 T2 रिवर्स रहते हैं। सर अब ये पहले क्यों नहीं हुआ, देखो पहले बेटा डायोड्स पहले आ गए और थायरिस्टर बाद में आए। देखो D1 D2 पहले और T1 T2 बाद में। लेकिन अगर किसी डिवाइस को ऑफ करना है, अच्छा एक चीज सोचो, जैसे मान लो पंखा है, घर के पंखे को ऑफ करना है तो चलते हुए पंखे को ऑफ करोगे ना, बंद पंखे को ऑफ थोड़ी कर सकते हो। अब यहां डायोड पहले आ गया, यानी पहले रिवर्स कर रहे हो और बाद में चला रहे हो, ऐसे ऑफ नहीं होता। पहले चलने दो और बाद में रिवर्स करो। बात चमक रही है। पहले T1 T2 कंडक्ट कर गए, उसके बाद ही तो उसे रिवर्स करके ऑफ करोगे, कि कंडक्शन से पहले ही ऑफ कर दोगे। तो इसीलिए अब तक डायोड पहले आ रहे थे बिफोर थायरिस्टर, लेकिन जब लीडिंग पावर फैक्टर बनता है तब डायोड थायरिस्टर के बाद में आता है। लीडिंग पावर फैक्टर में डायोड थायरिस्टर के बाद में आता है और वहां लोड कम्यूटेशन दिखता है। चमका के नहीं, चमका के नहीं। पहले थायरिस्टर चला, बाद में डायोड आया, उसने थायरिस्टर को कर दिया रिवर्स बायस। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, जल्दी बताओ। तो डायोड शुड कंडक्ट आफ्टर थायरिस्टर फॉर लोड कम्यूटेशन, अदरवाइज देयर कैन नॉट बी लोड कम्यूटेशन। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? तो अब यहां पे यार सर्किट टर्न ऑफ टाइम होता है फाई बाय ओमेगा। अगर बेटा लीडिंग की बात कर रहे हो तो फाई में XC माइनस XL लिखोगे, XC माइनस XL बाय R, tan इनवर्स XC माइनस XL बाय R। चमका? तो यहां पे क्वेश्चन क्या पूछ लेगा यार, या तो कैपेसिटेंस निकलवा लेगा या सर्किट टर्न ऑफ टाइम निकलवा लेगा। अभी कराऊंगा इसका क्वेश्चन भी, लेकिन बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई। ओवर डैम्प्ड और अंडर डैम्प्ड में क्या फर्क है? अंडर डैम्प्ड में आता है लोड कम्यूटेशन, ओवर डैम्प्ड में आपको कम्यूटेट अलग तरह से करना पड़ेगा, अपने आप ऑफ नहीं होगा। लेकिन अंडर डैम्प्ड में थायरिस्टर के बाद जब डायोड कंडक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? टेल मी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई, जल्दी से बताएं सभी लोग। इज दैट क्लियर? चलो तो देखो ये अंडर डैम्प्ड का बता दिया है, यहां पे अंडर डैम्प्ड का बता दिया है। पहला क्वेश्चन, गजेंद्र बेटा 3 फेज इन्वर्टर में नहीं आएगा PWM, डोंट वरी अबाउट इट। मैं कराऊंगा कल PWM, जितना मैं कराऊंगा उतना सफिशिएंट है, घबराओ नहीं। अब देखो सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर RLC लोड को पावर दे रहा है, पीरियड दे रखा है, टर्न ऑफ टाइम दे रखा है, कैपेसिटेंस बतानी है, कैपेसिटेंस। लोड कम्यूटेशन के लिए कैपेसिटेंस, अभी मैंने बताया ना सर्किट टर्न ऑफ टाइम का फॉर्मूला, सर्किट टर्न ऑफ टाइम आपको दे रखा है। अब यहां से कैपेसिटेंस निकाल दो भाई, कम ऑन एवरीबॉडी, जल्दी से आ जाएगी यहां पे कैपेसिटेंस, बहुत तेज निकाल दोगे। सारे लोड क्लियर हो गए ना?
क्यों भाई गुरजीत, अब समझ आया? नेटवर्क से किया है बेटा मैंने हर एक चीज सॉल्व, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगाया नेटवर्क के अलावा। बस मुझे वेव फॉर्म पता थी वी नॉट की फोरियर सीरीज पता थी, उसके बाद प्योरली नेटवर्क एनालिसिस था। जल्दी बताएंगे क्या आंसर आ रहा है भाई इसका? रेडियन और डिग्री में गलती मत करना बेटा। चलो एक्सेल नहीं दिख रहा तो बेटा एक्सेल है 12, आर है 3। लो अब दिख रहा है, एक्सेल है 12 और आर है 3। आया भाई आंसर? रजनीश कह रहे हैं डी, ध्रुव कह रहे हैं सी। चलो देखते हैं, बाकी लोग भी निकालो भाई। स्वाति, गुरजीत, अंकित, योशिता, आप लोग भी बताओ भाई। चलिए चलिए चलिए, कम ऑन एवरीवन। देखें, देखो टाइम पीरियड दिया है 0.2 मिली सेकेंड, टू पाई, ये हो गया ओमेगा, ओमेगा इंटू टी सी, है ना। लीडिंग लेके चलना पड़ता है ना लोड कम्यूटेशन में। ये ध्यान रखना, एक्सएल माइनस एक्ससी मत कर देना, गलत आ जाएगा। कमलेश अभी तो दिखाया था बेटा मैंने डायोड कंडक्ट करते हुए ट्रायंगुलर वेवफॉर्म में कि डायोड और थायरिस्टर, डायोड और थायरिस्टर बराबर कंडक्ट करते हैं बेटा। अभी तो मैंने शो किया। यहां से एक्सी आया 14.817 डिग्री रेडियन का ध्यान रखना भाई। अब कैपेसिटेंस 1 बाय ओमेगा टी सी, 1 बाय ओमेगा एक्सी, सॉरी, 2.148 माइक्रोसेकेंड। डी, ठीक है, तो ये आ गया। क्लियर है? चल अगला ट्राई करो भाई। अ सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर इज सप्लाइड फ्रॉम 230 वोल्ट डीसी, लोड आरएलसी दिया है, आउटपुट, ये वाला जाने दो, ये हम लोग कल देखेंगे, ये वाला कल देखेंगे। ये सिंगल पल्स मॉड्यूलेशन पे है, ठीक है। चल अगला ट्राई करो। The VSI shown in the figure is switched to provide a 50 kilohertz square wave across RL load, ठीक है। अब V0 और I0 नेगेटिव हैं, तो बताइए कौन सी डिवाइसेस कंडक्ट करेंगी? मिक्स क्वेश्चन बेटा 5 तारीख से शुक्ला जी, 5 तारीख से सुबह 10 बजे डेली, यानी परसों से, ठीक है बेटा। ये पाई माइनस अल्फा टीसी होता है। आप मेरा रेक्टिफायर का लेक्चर देखो अमरेंद्र, मैंने लिखवाया है। अल्फा 90 से बड़ा छोटा होने से कुछ नहीं होता, पाई माइनस अल्फा आपका आंसर आता है, क्योंकि कंडक्शन देखो अल्फा से पाई प्लस अल्फा गया, फिर अगली फॉरवर्ड बाइसिंग आएगी बेटा 2 पाई पे, तो 2 पाई माइनस पाई प्लस अल्फा, खत्म। क्या रहा है? बी बिल्कुल सही जवाब। V0 और I0 नेगेटिव है, तो दिस इज बेटा थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट। और इसमें आप जानते हो Q3 एंड Q4 कंडक्ट, आई मैंने लिखवाया था, तो ऐसा भी सवाल आ जाता है। चलो अगला बनाओ।
A single phase inverter supplies power. यहां थायरिस्टर टर्न ऑफ टाइम 1.2 है, सर्किट टर्न ऑफ टाइम दिया है। अब की बार फिर से सी पूछा है, चलो अब की बार फिर से सी पूछा है, बना दो यार जल्दी से, कम ऑन एवरीबॉडी। अगेन इट इज आस्किंग सी, कम ऑन एवरीवन, चलो चलो चलो। अब बेटा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का बढ़िया रिवीजन हो गया या नहीं हो गया ये बताओ। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अब पकड़ महसूस हो रही है। बाकी और भी इनिशिएटिव लाऊंगा अभी गेट से पहले पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम में, जिससे कि ना आपका एकदम मन खुश हो जाएगा कि सर अब तो छोड़ के ही नहीं आएंगे, अब तो पेल देंगे एकदम एग्जाम के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही आपकी क्या कहते हैं, मनोबल कह सकते हो, कॉन्फिडेंस कह सकते हो, इतना हाई हो जाएगा कि नहीं यार अब तो बन जाएगा। ठीक है, अभी काफी कुछ कराने वाला हूं बेटा। मेरे हिसाब से 30 डेज इज अ ग्रेट टाइम, 30 डेज इज अ गुड इनफ टाइम in order for me to do something that can make your life easy. कोई दिक्कत नहीं है गुरजीत, 2022 वालों के लिए भी बेटा एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। रजनीश कह रहे हैं डी, बाकी लोग बताइए भाई। बेटा हर बार रजनीश ही सबसे पहले आंसर कर रहा है, बाकी लोग स्लो चल रहे हैं। रचिता ने पहली बार आंसर दिया है मेरे ख्याल से मेरी क्लास में, डी। बाकी लोग बताएं भाई। अंकित ने भी डी बोला है, योशिता, स्वाति, गुरजीत, आंसर बेटा। चलो अभी हर्षित भी रह गया है। चलो काफी लोगों का आंसर आ गया डी। तो देखो TC इज 1.5 इंटू 1.2, XC हमें नहीं पता, XL है 12, R है 3। अब देखो हम यहां पे निकालेंगे आंसर। $12.1698 2.62 माइक्रोफैरेड। ये आ गया डी, ये आ गया आपका डी। ठीक है भाई, तो इस टाइप से आपको सिंगल फेज इन्वर्टर बेटा तैयार करना है ताकि सारे क्वेश्चन आप इजीली क्रैक कर पाएं। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.